Assalamu alaikum. My name is Hasib Iftikhar and I'm from Freelance Webbook Institute. In today's lecture, we are going to start our last lecture of spoken English course. So let me share the screen with you. These are the notes for your spoken English course, and inshallah, I'll share it with you in the group. So in this last lecture, we are going to revise something, have some taste of grammar, and some advanced vocabulary. Okay, and also it will be garnished with idioms and phrases and daily life conversations. So just let's get started. Phonetics. Phonetics, जैसा कि हमने अपने अर्ली लेक्चर्स में भी इसको समझने की कोशिश की थी कि whenever we have to uh, utter some words. Alphabets 26 है इंग्लिश के अंदर, ए से लेकर जी. अब इन अल्फाबेट्स के अंदर हर एक की डिफरेंट सर्टेन साउंड होती है और ये अल्फाबेट्स टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होते हैं. एक को हम वॉल्स कहते हैं जिनको आम रूटीन में हम वोवल कहते हैं, लेकिन वोवल गलत प्रोनाउंसिएशन है. यू हैव टू प्रोनाउंस इट वॉल. एंड देन आते हैं कंसोनेंट. वोल आपके पास साउंड्स होती हैं लाइक अ, ई, ऊ, और ये जो साउंड्स है वो डिफरेंट होती रहती हैं और ये तकरीबन 44 साउंड्स होते हैं. तो इसमें बात ये है कि ए, ई, आई, ओ, यू एंड समटाइम्स वाई आपके पास वोल साउंड होते हैं या वोल्स होते हैं, और रेस्ट ऑफ द लेटर्स आपके पास कंसोनेंट्स होते हैं. अब चूंकि हम वॉज और कंसर्न का जिक्र कर रहे हैं, तो हम आर्टिकल का भी जिक्र कर लेते हैं कि वेन एवर यू हैव टू प्लेस एन विद समथिंग. तो जो एन होगा वो हमेशा वोल साउंड के साथ आएगा, और जो आ होगा वो सिंगुलर नाउन के साथ आएगा, और जो दा आपके पास होगा वो एक डेफिनेट आर्टिकल है. आप उसको रिवर्स के साथ, नेम्स के साथ, एक कंट्रीज के साथ, किसी स्पेसिफिक चीज के साथ आप उसको रिलेट करेंगे. ऑलराइट. और जब आप एक जर्नल बात कर रहे हैं, प्लूरल बात कर रहे हैं, तब आप द का यूज, किसी भी आर्टिकल का यूज आप नहीं करेंगे. अब लेट्स सी फोनेटिक सिंबल्स. So आपके पास whenever you have to pronounce some words and when you tend to search for it, you got some symbols underneath the word. आपको कुछ इस तरह के सिंबल्स नजर आएंगे. So सबसे पहले आपके पास एक आई है जो लॉन्ग ई है, फिर एक शॉर्ट आई है, फिर शॉर्ट ई है, फिर शॉर्ट ए है. अब ये ख्याट की आवाज, जैसे की, ए और ई की मिली जुली आवाज होती है, इसको कहा जाता है. और फिर ओ, इस तरह जो लॉन्ग होता है उसकी आवाज आता है. और फिर शॉर्ट यू है आपके पास, लॉन्ग यू है, शॉर्ट यू है, जैसे कप एंड श्वास और सोफा. ओके, जो ये फ साउंड है ये श्वास साउंड होती है. और एक आर साउंड जैसे बर्ड, इसमें लॉन्ग आर है. ये माई, आप इसको लॉन्ग आई कहें. डे, लॉन्ग ए है. नाउ, गो, ये सब लॉन्ग ओ एंड लॉन्ग ओ यू है. वाई, ये ओ वाई की साउंड है. अब वोल्स आपके पास जैसे हमने पहले बताया कि ए, ई, आई और यू होते हैं, और ये शॉर्टर भी हो सकते हैं, लॉन्गर भी हो सकते हैं. मीन्स इनकी जो वॉइसेस होती हैं, they sometimes short and sometimes long, like cake, seed, kite, go, you. ये long words हैं. Cat, bed, sit, coat, cut, ये सब short words हैं. And rest of letters consonant होते हैं. अब वो साउंड आपके पास लाइक जैसे की साउंड आती है, cat, cat, साउंड है. Bed, साउंड है. Then sit, sit, e sound है. Pot, u sound है. Cut, u sound है. C, small I. Then ka, sound. Saw, o sound. Blew, u sound. Bu, okay. Then bird, schwa sound after sofa. Okay, then cake, kite, go, इसको घो करते हैं, ठीक है. Why and house, ये आपके पास सब वॉल साउंड है. कंसोनेंट ये आपके पास पहले लेटर में आ जाते हैं, बैट, डॉग, गो, वैन, जू, दिस, दिस, मेजर, जंप और जैम, हैट, टॉप, cat,
fan, sun, think, ship, chat, man, know, sink, hat, lip, red, wet, yes. वॉइस्ड कंसोनेंट होते हैं जिसमें वॉइस आ रही है, जैसे बैट ब साउंड है, डॉग ड साउंड है, घव ग साउंड है, वैन वो साउंड है, एंड जू ज साउंड है। एंड वॉइसलेस जैसे फैट फैट। अब इसमें ये वॉइसलेस है, इस तरह की आवाज आती है, थॉप फैट। आप देखेंगे तकरीबन इसमें आपका एयर फ्लो हो रहा होता है, ऑल्दो आप वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं लेकिन वो वॉइसलेस होते हैं, जैसे सन सन। ओके, देन रूल्स फॉर स्ट्रेस एंड स्टॉप पे जाने से पहले हम सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है जो भी कोई वर्ड होता है उसके अंदर कोई ना कोई वॉल तो जरूर आता है, तो हर वर्ड को हम वोवल्स के लिहाज से सेपरेट करते हैं और उनको प्रोनाउंस कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं सिलेबल। तो जो यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन होता है जिसके अंदर एक वोल साउंड होती है, वी कॉल्ड इट एज अ सिलेबल। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, कंप्यूटर, कम ओ वॉल है उसको सेपरेट किया, पी यू यू वॉल है उसको सेपरेट किया, ई वो वोवल है हम उसको सेपरेट कर दिया, कंप्यूटर। तो ये क्या है, हमने सिलेबस को सेपरेट किया है। और हर यूनिट जैसे कम, पी यू एंड थ, ये आपके पास सिलेबल्स हैं। अब वन सिलेबल भी हो सकता है, टू सिलेबल्स भी हो सकते हैं, थ्री सिलेबल्स भी हो सकते हैं। वन सिलेबल इनके बे बी, इसमें जस्ट एक सिलेबल है बी, ये हम इसको कट किया है, बे बी। देन लो सिलेबल्स होते हैं जो आपके पास कंसोनेंट साउंड में एंड हो रहे होते हैं, जैसे कैट, टी पे एंड हो रहा है, कंसोनेंट साउंड पे एंड हो रहा है ना, कैट। और फिर कुछ ऐसे वो होते हैं आपके पास सिलेबल्स जिसमें वोल भी होता है, कंसोनेंट भी होता है और एंडिंग उनकी ई पे हो रही होती है, जैसे कि बेक। अब जो ई है, हाँ, आप उसको बेकी नहीं पढ़ते, इट मीन्स दैट ई साइलेंट है, आप इसको बेक पढ़ते हैं। देन वोल टीम सिलेबल्स होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, दो वॉल्स मिलकर एक साउंड बना रहे होते हैं, जैसे बाउट बाउट, तो और एक ही साउंड आ रही है। और फिर होते हैं आर कंट्रोल सिलेबल्स, जब हम इसको बोलते हैं तो आर ऑल्टर करते हैं वॉल साउंड को, और हम यूजली आर को ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर प्रोनाउंस नहीं करते, हम इसको श्वा से, या आप ये कह सकते हैं हम इसको जस्ट एक एयरी वॉइस देते हैं, जैसे खा खा। ओके, देन कंसोनेंट एल ई सिलेबल्स होते हैं जो एल कंसोनेंट पे एंड होते हैं, और देन उसके बाद एल ई आ जाता है, एग्जांपल खेबल खेबल। अब आपने सिलेबस को रिकॉग्नाइज कैसे करना होता है, सबसे अच्छा मेथड है क्या वोल साउंड्स उसमें देखें और उस लिहाज से उनकी नंबर उनको काउंट करें। अब हम चलते हैं कि किस तरह से यू हैव टू यूज द रूल्स ऑफ स्टॉप एंड साउंड। सबसे पहले तो स्ट्रेस रूल। स्ट्रेस रूल होता है आपके पास जब आपके पास सिर्फ सिंगल सिलेबल वर्ड है, तो आपने क्या करना है, आप उस सिंगल सिलेबल को आपने स्ट्रेस देना है। फॉर एग्जाम्पल कैट, डॉग। अब डॉग के अंदर आपका जो स्ट्रेस होता है वो डी के ऊपर कंसोनेंट पे भी होता है, एंड देन वो शिफ्ट होता है ओ के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल डॉग डॉग। अगर आपके पास टू सिलेबल्स है और एडजेक्टिव है, ओके, वो नो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो आपके नाम को डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें मॉडिफाई करते हैं, उन्हें मजीद क्लैरिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेबल, हैप्पी, टेबल, हैप्पी। तो ये जो आपके पास कैपिटल केस में लिखे हैं, यू हैव टू स्ट्रेस अपॉन दैट। और अगर आपके पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं विच आर फॉलोड बाय prepositions, और आपने फिर उनको सेकंड सिलेबल के ऊपर क्या करना होता है, स्ट्रेस करना होता है। एंड यू हैव टू मेक रूल्स बाय हार्ट बिकॉज दीज आर रियली हेल्पफुल फॉर योर बेटर प्रोनाउंसिएशन। फॉर एग्जांपल टू रिलैक्स, 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 एक्सपोज, एक्सपोज। ओके, अब अगर कुछ लॉन्गर वर्ड्स आ जाते हैं फिर आपने रूट वर्ड पर स्ट्रेस करना है। इकोनॉमी, इकोनॉमी, डिजास्टर, डिजास्टर। ओके, देन बात आती है टी ग्लोटलाइजेशन की। इसमें आप क्या करते हैं, ग्लोटल स्टॉप करते हैं टी को। अगर हम टी की बात करते हैं द ब्रिटिश इंग्लिश, बिकॉज आवर मेन फोकस इज ऑन द ब्रिटिश इंग्लिश फॉर आवर सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ द स्पोकन इंग्लिश कोर्स। तो सबसे पहले जो टी है, अगर वो आपके लेटर के बिगिनिंग पे है, then you have to pronounce th sound like this. Okay, that,
talk. Okay, and if it is present between the letter, then you have to make it silent. For example, water, American में water, and British में war. Okay, war. For example, bottle of war. Okay, bottle of war. इस तरह करके फिर फाइनल कंसोनेंट्स। फाइनल कंसोनेंट्स का क्या मतलब है? एंड लेटर क्या है? कंसोनेंट है। तो आप क्या करते हैं? एयर को ब्रीफली रिलीज करते हैं। फॉर एग्जांपल कैट, कैट, स्टॉप, स्टॉप, हेल्प, हेल्प। ऑलराइट, अब हम चलते हैं बेसिक ग्रामर के ऊपर। as far as my notions are concerned, so I don't withstand with I don't uh, I don't you can say give stand by the stance कि हम grammar सीखें for our spoken English course. But for the sake of some students, they requested to include the grammar as well. So in the last lecture, I'm going to include it. Okay, let's start our some basic grammar session. ये नोट्स आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह इन द PDF फॉर्म और वर्ड फॉर्म आपके ग्रुप में। ओके, एंड देन यू कैन हैव टू रिकॉर्ड इट। अब बेसिक ग्रामर के अंदर 8 चीजें होती हैं। नाउन होता है जो जिस चीज का नाम होता है। प्रोनाउन होता है जो आप उस नाम की जगह यूज करते हैं। वर्ब होता है जो आप काम करते हैं। एडजेक्टिव होता है जो आपके किसी भी नाम को ज्यादा मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब कर देता है। एडवर्ब होता है जो आपके वर्ब को और एडजेक्टिव दोनों को डिस्क्राइब कर देता है। कंजंक्शंस होते हैं आपके पास जो आपके जो जो भी सेंटेंस होते हैं उसके अंदर रब्त पैदा करती हैं, उसको क्लैरिफाई करती हैं कि कौन सी बात किसके ऊपर डिपेंड कर रही है या दोनों बातें मुख्तलिफ हैं। और प्रपोजिशंस होती हैं जो आपके पूरे सेंटेंस के अंदर एक तरह की कोहेरेंस पैदा कर देती हैं। क्लियर? Just explore them. Now, words that name the people, place, things, or ideas like cat, London, happiness, pronoun, he, she, it, they, verbs, run, is and are the helping or auxiliary verbs you can say, and seem. Adjectives like happy, blue, tall, red, okay, small, and adverb like quickly. And there is one trick for recognizing the adverb is that every letter which is ending with ly is an adverb because it's tend to describe some quality or quantity or some manner of time, etc., etc. Now, verb forms. In our daily conversation, we use has, have, had, has been, have been, had been. But what sort of verbs we have to attach with them? So always remember कि जो has है वो हमेशा singular nouns के साथ यूज होता है और इसका जो मकसद होता है, subject होता है, वो आपका present होता है, present time होता है। He has a car. He has a car. He has a mobile phone. Okay. He has a painting. ये present है और हम singular noun की बात कर रहे हैं। For example, Ali has a car. Amina has a telephone, etc. etc. Have की अगर बात करें तो अगेन आप प्रेजेंट में ही रहेंगे और प्लूरल नाउन में चले जाएंगे। दे हैव कार्ड्स। और आई के साथ भी हैव ही यूज होता है। फॉर एग्जांपल, आई हैव टू डू दैट, आई हैव टू गो देयर, देयर नॉट देयर, इट्स देयर, ओके, एंड नॉट हियर, इट्स हियर, ओके। देयर जो आर होता है वो साइलेंट है। देयर। हैड यूज फॉर पास्ट टेंस लाइक ही हैड अ कार। हैज बीन यूज होता है जब आप कोई काम किसी पास्ट में कर रहे हैं और वो अभी भी चल रहा है, उसको कहते हैं हैज बीन। और अगेन इस सिंगुलर के लिए यूज होता है। और हैव बीन वो होता है कि वो काम जो आप पास्ट से कर रहे हैं और अभी भी वो काम हो रहा है, लेकिन ये प्लूरल्स के लिए यूज होता है। ही हैज बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 years. They have been studying English for 3 years. It's years. Okay, y को आपने प्रोनाउंस करना है years, it years. So इसमें सेंस का भी इस्तेमाल होता है। जो सेंस यूज होता है वो यूजली तौर पर जो ईयर्स होते हैं उनके लिए यूज होता है, लाइक सेंस 1986, ओके, एंड सेंस मंडे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेंस मॉर्निंग, ओके, इसमें बात ये है सेंस ऑफ 4 की। अब फिर बात आती है हैड बीन की। अगेन ये पास्ट के लिए यूज होता है।
ठीक है, और आप पास को ही बता रहे होते हैं जब आप किसी थर्ड पर्सन को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। मतलब ही हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 3 years बिफोर ही मूव टू यूएस। जब यूएस जाने से पहले वो 3 साल से इंग्लिश पढ़ रहा था, यानी कि आप दोनों बातें पास में कर रहे हैं। और चूंकि आप इस तरह की बात कर रहे हैं जो चल रही थी, नॉट चल रही है, इसलिए हैड बीन का यूज करेंगे। अब बात आती है कुछ स्पेशल यूजेस की, हैव हैड की, हैड की। अगर ये बात है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कार है, मैं उसको 5 सालों से यूज कर रहा हूँ। अगर मैंने आपको ये बताना है कि ये कार मैं 5 सालों से यूज कर रहा हूँ, तो किस तरह मैं आपको बता सकता हूँ? उसके लिए हमारे पास एक वर्ड है, हैव हैड। हैव का यूज होता है जब आप एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करते हैं, जो स्टार्ट तो पास में हुआ था और अभी तक चल रहा है। पास में स्टार्ट हुआ था और अभी भी वो आपके पास है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आई हैव हैड अ कार फॉर 5 years। मैं किसी भी कार की बात कर सकता हूँ कि मेरे पास एक व्हीकल है, कार है मेरे पास। बट अगर मैं डिमॉन्स्ट्रेटिव हूँ किसी चीज को लेकर, जब मैं बता रहा हूँ कि आई स्पेसिफिक अबाउट दिस कार, so then I will say I have had this car for 5 years. We have had a lot of rain this month. They have had enough food to eat. All right. फिर बात आती है हैज हैड की। ये सिमिलर ही है हैव हैड के, लेकिन ये तब बात यूज होती है जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो, लाइक ही की, शी की, इट की। फॉर एग्जाम्पल आप बता रहे हो किसी को कि आप उसका सुबह से सर दर्द कर रहा है या उसका सारा दिन सर दर्द रहा है। शी हैज हैड अ हेडेक ऑल डे, he has had many opportunities to travel, the dog has its breakfast. Okay, देन हमारे पास आता है हैड हैड। हैड एक पास्ट सेक्शन को डिस्क्राइब करता है कि जो दूसरे पास्ट सेक्शन से पहले कंप्लीट हो चुका था। अगेन ये आप किसी को बता रहे हैं कि जब आप कुछ काम करने लगे थे, उससे पहले आप कुछ काम कर चुके थे। फॉर एग्जाम्पल आई हैड हैड ब्रेकफास्ट बिफोर आई लेफ्ट फॉर द वर्क। काम पे जाने से पहले मैं नाश्ता कर चुका था। शी हैड हैड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस बिफोर द कंपटीशन। कंपटीशन से पहले वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुकी थी। They had had a long day before the party started. Okay. अब कुछ ग्रामेटिकल एरर्स हैं, जैसे हैव हैड बीन भी यूज नहीं होता, हैज हैड बीन भी यूज नहीं होता, और हैड बीन भी यूज नहीं होता। करेक्ट फॉर्म जस्ट है हैड बीन, हैव बीन एंड हैज बीन। इसके कुछ में मजीद एग्जांपल्स हैं, यू कैन हैव विद देम व्हेन यू गेट दिस पीडीएफ। फिर बात आती है मॉडल वर्ब्स की, like can, could, may, might, must, shall, should, will। जब आपने किसी पॉसिबिलिटी को बताना हो, अपनी एबिलिटी को बताना हो, तब आप मॉडल वर्ब यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैन, सिंपली ये सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट है कि यूज फॉर एबिलिटी, आई कैन स्पीक फ्रेंच, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक पंजाबी, आई कैन स्विम, आई नो हाउ टू स्विम। ये सही होगा। I can swim informally सही होगा, लेकिन as for the examination point of view or formally concerned, so you have to say I know how to swim, things like that. फिर could के दो uses है। एक तो could होता है कि जो काम गुजर चुका है, ठीक है, कि I could speak English when I was younger, ये आपके पास की बात है। लेकिन अगर आपने किसी से कोई सवाल पूछना है, ओके, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो काम हो सकता है या वो काम नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं क्या आप मेरी मदद करेंगे, तो ये जवाब जरूरी तो नहीं है ना कि आप हाँ में जवाब दें, आप ना में भी जवाब दे सकते हैं, इट्स योर राइट। सो मैं कहूंगा कुड यू हेल्प मी, मैं ये नहीं कहूँगा कैन यू हेल्प मी। ओके, इट्स ओके, बट यू हैव टू यूज कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी। अगर मैं कर सकता होता तो मैं जरूर करता, अगर मैं कर सकता होता तो मैं जरूर करता। इफ आई वुड, आई कुड। ओके, देन बात आती है मे की। ये है 50-50 पॉसिबिलिटी और माइट है 25% पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मे है, एक काम है ना, कोई पार्टी हो भी सकती है, कोई चीज हो सकती है, नहीं हो सकती। यू मे गो टू द पार्टी, ओके, और यू मे गो टू रेस्टोरेंट। हम कुछ भी कह सकते हैं, तो इसमें 50-50 परमिशन या पॉसिबिलिटी होती है। माइट में अनसर्टेनिटी होती है, 25% पॉसिबिलिटी होती है। अगर मैं कहूँ यार कल बारिश हो सकती है, अभी मुझे बादल नजर आ रहे हैं, मैंने आपसे कहा है, कल बारिश होगी, मैं ये नहीं कह सकता कल बारिश होगी। इट्स ऑलवेज अनसर्टेन,
It's just a prediction. It's just a possibility. It's not a fact कि कल बारिश होगी. क्योंकि it's about weather. It can change. It can be changed anytime. So अगर मैं कहूँ कल बारिश हो सकती है, हो भी सकती है, लेकिन पॉसिबिलिटी 25% रह जाती है, नॉट 50%. तो माइट यूज करेंगे. ठीक है. मस्ट होता है किसी भी नेसेसिटी के लिए या ऑब्लिगेशन के लिए. अगर मैं आपको कहूँ यू मस्ट डू दैट, आपने ये जरूर करना है, तो मैं हो सकता है आपको हुक्म दे रहा हूँ. बीइंग अ टीचर और बीइंग अ पेरेंट आपको मस्ट यूज हम कर सकते हैं. अगर आपने किसी को कोई एडवाइस देनी है और वो आपने एम्फेसिस के साथ देनी है, तो should की जगह आप कहेंगे you must try this food. Means that you are very obsessed with that restaurant food, so you are advising your friend that you must try this food. Then shall आपका यूज होता है in the present scenarios कि shall we proceed, चलो चले हम, इस तरह shall आप यूज कर सकते हैं. क्या फ्यूचर के लिए आप यूज कर सकते हैं कि I shall attend the meeting. और should आप यूज करते हैं recommendations के लिए, एडवाइस के लिए कि you should try this food. विल यूज होता है फ्यूचर एक्शंस के लिए, आई विल अटेंड दिस मीटिंग. और एक विल नाउन भी होता है जिसमें आपकी जो ख्वाहिश होती है उसको जाहिर किया जाता है, मगर ये मॉडल वर्ब हम यूज अभी कर रहे हैं. देन वुड फॉर एग्जांपल आपने वेरी सिंपली में सुना होगा, आई वुड लाइक टू कॉल दैट पर्सन टू कम ऑन द स्टेज. राइट. सो ये है वुड कि मैं चाहूंगा. ठीक है. तो अगर ऐसा हो सकता तो मैं जरूर करता. इसमें भी आप वुड कर सकते हैं कि इफ आई हैव इनफ मनी आई वुड गो फॉर अ ट्रिप. ओके. इफ आई हैव इनफ मनी, if I have had enough money, I would go to a trip. Okay. I would go to the gym every day if I had time. ये इसकी यूज होता है. अब डिड एंड गो की अगर हम बात करें तो डिड आप पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं, डू आप प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करते हैं. आई डिड माई होमवर्क लास्ट नाइट, आई डू माई होमवर्क एवरी नाइट. ओके. और फिर अगर आपने बात करनी है कि वो अपना काम रोजाना करता है, फिर आप डज का इस्तेमाल करेंगे. ही डज हिज होमवर्क एवरी डे. ऑल राइट. और जो डू होता है ये एम्फेसिस के लिए भी यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू से कम ऑन द स्टेज, आई देन मैं ये भी कह सकता हूँ डू कम. ठीक है. और वी डू हायर. जब आप किसी चीज का एम्फेसिस करना हो ना तब भी आप का यूज कर सकते हैं. विच एंड दैट ये काफी कंफ्यूजिंग होते हैं हमारे डेली कन्वर्सेशंस के लिए. कभी ना कभी तो हमें विच एंड दैट का यूज करना पड़ता है, तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. सो विच वी हैव टू ऑप्ट. तो जो विच होता है वो यूज होता है स्पेसिफिक थिंग्स के लिए. कि बुक विच इज ऑन द टेबल ओके इज माइन. यानी कि जब हम किसी चीज के बारे में बता रहे हैं बट वी आर स्पेसिफिक अबाउट थिंग्स, तब हम विच का इस्तेमाल करेंगे. अगर हम जर्नल की बात कर रहे हैं, डैट का इस्तेमाल करेंगे. अगर हम आप किसी पास्ट इवेंट की बात कर रहे हैं तब भी आप डैट का यूज कर सकते हैं. और अगर आप किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तब भी आप डैट का यूज कर सकते हैं. अब एक होता है एवरीडे जिसके अंदर कोई स्पेस नहीं होता, और एक होता है एवरी डे. अब ये एवरी डे है बगैर स्पेस के, एक एडजेक्टिव है. ये आई थिंक ये आपका रोजमर्रा का काम है. ठीक है. आई वेयर एवरीडे क्लोथ्स. ठीक है. क्या आप रोजमर्रा करते हैं. अब एवरीडे होता है हर दिन, एक होता है रोजमर्रा और एक होता है हर दिन. ये एक फ्रेज होता है कि इस तरह की चीज जो हमेशा जो रोजाना होती है. एक्सरसाइज एवरी डे, वी ईट एवरी डे. राइट. सो समटाइम और समटाइम्स. समटाइम होता है कुछ वक्त, कि मुझे कुछ वक्त दरकार है. आई नीड सम टाइम टू फिनिश माई वर्क. एक होता है समटाइम्स, कभी कभार, कभी कभी. ओके. आई समटाइम्स गो टू जिम. देन टू का आप यूज करते हैं इंडिकेशन के लिए. आई एम गोइंग टू स्टोर. और एक इन्फिनेटिव वर्ब फॉर्म भी होती है. आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ कहाँ पे, टू द स्टोर. ये इन्फिनेटिव वर्ब फॉर्म है. इन मॉडर्न इंग्लिश अगर आप सुने इंग्लिश कार्टून्स और सीरीज, उसमें बेटर का यूज होता है. ठीक है. हम कहते हैं ना कि तुम्हें जानना चाहिए, यू बेटर सी अ डॉक्टर. ठीक है. हम इस तरह यूज इसको कर सकते हैं. या फिर किस इम्प्रूवमेंट के लिए, नाउ इट्स बेटर. ठीक है. इस ये एक सुपरलेटिव फॉर्म भी है बेस्ट की. ठीक है. उसके बाद फिर बात आती है कंपैरिजन की कि यस इट इज बेटर देन दिस. तो रेडी यूज होता है जब आप, ठीक है, आप तैयार हैं टू बी प्रिपेयर्ड, तब आप रेडी का यूज कर सकते हैं.
जब कोई चीज इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड तब आप रेडी का यूज कर सकते हैं। देन फिर इन्फिनेटिव, वो भी आप रेडी का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी इज रेडी टू लीव। ऑलराइट, उसके बाद फिर बात है रादर की। रादर यूज होता है प्रेफरेंस एक्सप्रेस करने के लिए और स्टेटमेंट को सॉफ्टन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये चीज नहीं, मैं ये चीज प्रेफर करूंगा। आई वुड रादर हैव टी देन कॉफी। आई वुड रादर हैव यू कैन से biryani rather than chapati. Then softening statement use हो सकते हैं, yes the food was rather good। या हम सिंपली कहें तो ये आपके पास एम्फोसिस भी करता है किसी चीज को। और जब आपने किसी डिग्री को एक्सप्लेन करना हो, यानी शिद्दत को एक्सप्लेन करना हो, तब भी आप कह सकते हैं इट वाज रादर कोल्ड आउटसाइड। जो आर्टिकल्स भी हम देख चुके हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। अब हम प्रपोजिशंस देखते हैं। prepositions आपके पास आपके सेंटेंस के अंदर ग्रप्त कायम करती हैं और उनको मीनिंगफुल बना देती हैं। हमारे पास कॉमन प्रपोजिशन 8 इन और ओन होती हैं। अब हम इन सबको डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले एट को एक्सप्लेन करने से पहले आई वांट टू गिव यू अ क्लू दैट व्हेनेवर यू आर इन सम प्लेस wherein you are doing nothing, you are just sitting, okay, then you can use in. You have to use in preposition. But wherein you are doing something, okay, then you will use at. And at is also used for specific times, specific places, and events. For example, at 5 p.m., at the bus stop, at the party. और in use होता है months के लिए, years के लिए, long periods के लिए, larger locations के लिए, और inside something के लिए भी. For example, in July, in 2021, in the morning, in the country, in the city, in the box, in the car. फिर बात आती है ऑन की। ऑन आपके पास डेज एंड डेट्स के लिए यूज होता है। अगेन इन और ऑन को मैं एक्सप्लेन कर दूं। फॉर एग्जांपल, जस्ट टेक अ लाइफ सिनेरियो कि आप बेड पे बैठे हैं, ओके, एंड यू हैवंट एनी सॉर्ट ऑफ like blanket for you, then you are on the bed, you are lying on the bed. But if you are in the blanket, okay, and you are lying on the bed, then you will use I am lying in the bed, okay। और अगेन जो ऑन है वो सर्फेसिस के लिए यूज होता है और मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज होता है। अगर तो आपने ये बात करनी है इन और ऑन की, फॉर एग्जाम्पल, अगर तो आप कार के अंदर है, यानी वो सरफेसेस जो छोटी हैं, ट्रैवलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जो सरफेसेस छोटी हैं, लाइक कार है, कैब है, तब आप कहेंगे आई एम इन द कार, आई एम इन द कैब। लेकिन अगर सरफेसेस लार्जर है और आप वहां चल भी सकते हैं, ट्रेन में आप चल सकते हैं, बस में आप चल सकते हैं, फिर आप कहेंगे आई एम ऑन द बस, आई एम ऑन द ट्रेन। आई होप यू विल गेट दिस। फिर है बाय। बाय यूज होता है कि सबसे पहले तो जब आप एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना, आप वो किस मीडियम से कर रहे हैं, तब आप बाय यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अराइविंग बाय द कार, ठीक है, दिस बुक हैज रिटन बाय दिस ऑथर, तो ये बाय का यूज है। और फिर अगर मैं टाइम लिमिट आपको दूं कि यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस टेस्ट बाय मंडे, कि मंडे तक ये सारे टेस्ट प्रिपेयर कर लो या ये चीज याद कर लो, तो मैं आपको टाइम लिमिट दे रहा हूँ, तो इसमें हम क्या बात करते हैं, बाय की बात करते हैं। टू एक आपके पास प्रपोजिशन है जो लगती है नाउन से पहले, कि आप टू द स्टोर जा रहे हैं या कोई वर्क कर रहे हैं, वर्क से पहले भी हो सकती है, ठीक है, इस तरह का करते हैं। विद आपके पास अकम्पेंड बाय के लिए यूज होगा और इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, विद द फ्रेंड, विद हर, कट विद द नाइफ, इस तरह। और फिर बात आते हैं एक्सेप्शंस की। एट स्पेसिफिक पॉइंट के लिए यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कॉर्नर में हैं या आप किसी डोर पे हैं, या फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस के दरवाजे के बाहर हैं, तब आप एक स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर हैं, स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर हैं, तब आप एट यूज करेंगे। अगर तो आप किसी इनक्लोज्ड स्पेस के अंदर हैं, लाइक कार के अंदर हैं, बस रूम के अंदर हैं, तब आप इन का यूज करेंगे। और जब आप एक सरफेस पे हैं या कोई चीज शेल्फ पे है, कोई सरफेस बनी है, तब आप ऑन का यूज करेंगे। पैसिव वॉइस के साथ भी हम बाय यूज करते हैं। अब हम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। सेंटेंस आपका बेसिकली क्या होता है, बात होती है ना, हमने किसी को अगर कोई बात बतानी है, तो या तो हम अपने आप को इंक्लूड करेंगे या दूसरे बंदे को इंक्लूड करेंगे, और उसको अपना कोई काम बताएंगे कि या वो ये कर रहा था या मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं और
किस पे कर रहे हैं तो हम ये भी बात बताएंगे। तो जो सब्जेक्ट है यानी कोई भी नाम है वो मैं हूँ, मेरा काम है वो वर्ब है, और मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरा ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अली ईट्स एन एप्पल, जॉन ईट्स एन एप्पल। तो जो जॉन है वो सब्जेक्ट है, ईट आपका वर्ब है, और ऑब्जेक्ट आपका एप्पल है। इसके कुछ सिंपल सेंटेंसेस और इसके टाइप्स होती हैं। अब जैसे अब इसमें जाने से पहले मैं आपको डेली लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल, हम डेली रूटीन में बातचीत करते हैं, कभी कभी हम बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, यार मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ। ये सिंपल बात है। और अगर आप कहते हैं यार अगर उसने ऐसा ना किया होता ना तो ऐसा ना होता, और मुझे ये नहीं पसंद लेकिन उसको ये पसंद है, ठीक है, और हमारी ये मुश्तरका पसंद है। इस तरह की हम बातें कर देते हैं ना। तो इसमें बात होती है कि हम अगर एक बात कर रहे हैं तो दूसरी बात को समझने के लिए किसी तीसरे बंदे को पहली बात भी समझनी पड़ेगी। सिंपल। तो ये आपके पास सेंटेंसेस की टाइप्स होती हैं। लेट्स एक्सप्लोर। सिंपल सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। क्लोज क्या होता है? कोई भी फ्रेज होता है, कोई भी छोटा सा सेंटेंस होता है जो एज अ इंडिपेंडेंट सेंटेंस भी एक्ट कर सकता है। हमारे पास होता है एक इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट। अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ, आई लाइक कॉफी, ये इंडिपेंडेंट है। आई लाइक कॉफी बट आई ऑल्सो लाइक टी, अगर मैं कहूँ बट आई ऑल्सो लाइक टी, तो ये कुछ सेंस नहीं मेक करेगा ना, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज होगा। ओके, जब आपने कोई भी स्टेटमेंट देनी हो, डिक्लेरेशन करनी हो, तब आप सिंपल सेंटेंस का यूज करेंगे। कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस आपके पास दो चीजों का मजमुआ होता है जिसके अंदर दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। पहले मैं वहां गया और फिर मैंने ये किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप इसको फॉर एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं कंजंक्शन के साथ। कंजंक्शन होता है क्यों, दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देती है। आई लाइक कॉफी एंड माई सिस्टर लाइक्स टी। ओके, अगर मैं किसी को माई सिस्टर लाइक्स टी, इट्स ओके, आई लाइक कॉफी, इट्स ओके। अब इसमें किसी को भी कुछ पुरानी बात समझने की जरूरत नहीं है। एंड अगेन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन लाइक एंड से पहले मैंने कोमा लगाया है। अमेरिकन इंग्लिश के अंदर यहाँ पे कोमा लगता है, बट ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर कोमा नहीं लगता। तो यू ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ दिस रूल। जब आपने किसी चीज का रिलेशनशिप बयान करना हो, दो इक्वल क्लोजेस बयान करने हो, कनेक्शन बयान करना हो, तब आप इसका यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लोज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक कॉफी बिकॉज इट हेल्प्स मी स्टे अवेक। Okay, it's okay to say I like coffee, it's independent clause. But I say to someone because it helps me stay awake, it doesn't make sense. He have to gain a prior knowledge to understand this rule because it helps me to stay awake. Okay, फिर बात आती है आपके पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। ऊपर जितने भी पढ़े थे ना उन सबका ये मजमूआ है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक कॉफी बिकॉज इट हेल्प मी स्टे अवेक। आई लाइक कॉफी, ये आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज इट हेल्प मी स्टे अवेक, ये आपके पास एक डिपेंडेंट क्लॉज है। बट माई सिस्टर प्रेफर्स टी, ये भी आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज इट काम्स एट डाउन, ये भी आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज है। यानी कि इसमें आपके पास दो, एक या एक से ज्यादा या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। फिर अब बात करते हैं हम क्लोज ऑर्डर की। मैंने आपको बता दिया है कि कुछ डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं और कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं। अब बात आती है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि आई एम राइटिंग अ लेटर। आई एम राइटिंग अ लेटर। जो सब्जेक्ट है मैं उसको ऑब्जेक्ट बना दूंगा। आईएनजी वाली फॉर्म आई है, मैं बीइंग लगा दूंगा और बाय का यूज करूंगा। आई एम राइटिंग अ लेटर, द लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। आईएनजी है तो बीइंग लगाऊंगा, एम है तो उसमें हम उसको इज में चेंज कर देंगे। ओके, आई एम राइटिंग अ लेटर, द लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। ओके, और अगर आपके पास कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस है कि ओपन द डोर, इसके लिए होगा लेट द डोर बी ओपन। ओके, जो एक्टिव वॉइसेस होती हैं ये डायरेक्ट होती हैं, क्लियर होती हैं। पैसिव वॉइस आपके पास एम्फसाइज करने के लिए यूज हो सकती है टू अ सर्टेन एक्शन और टू हाइड द डोर। और एक्टिव वॉइस आप राइटिंग में यूज करते हैं, स्पीकिंग में यूज करते हैं। अगर आप कोई चीज राइट कर रहे हैं तो आई प्रेफर एंड एवरीवन प्रेफर कि आप ऐसे वॉइस यूज ना करें,
एक्टिव वॉइस यूज करें। और जो पैसिव वॉइस है ये स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए, टेक्निकल राइटिंग के लिए या साइंटिफिक राइटिंग के लिए यूज होता है। मॉडर्न वर्ब्स की हम बात कर चुके थे कि पॉसिबिलिटी को, नेसेसिटी को और ऑब्लिगेशन को शो करती है। और देन आपके पास कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ इट रेन्स आई विल टेक एन अम्ब्रेला। ये कंडीशनल है, आपको देख के ही समझ आ जाएगा कि जब कोई बात किसी दूसरे पे डिपेंड कर रही है तो ये कंडीशनल होता है। जब आपने किसी पॉसिबिलिटी को बताना हो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बतानी हो या अनसर्टेन आउटकम्स बतानी हो, तब आप कंडीशनल सेंटेंसेस यूज करते हैं। बात आती है फिर सब्जंक्टिव मूड की। सब्जंक्टिव मूड शो करता है डाउट को, यानी मैं कहता हूँ वो ये कर रहा होगा, ठीक है, वो वहां होगा। अब इसमें डाउट है एक कि ही मस्ट बी देयर, ही मस्ट बी देयर, वो वहां होगा, ही मस्ट बी टेकिंग टी। ये भी एक क्या है, डाउट है, अनसर्टेनिटी है। फिर बात आती है जैरेंट्स की और इन्फिनेटिव्स की। ये वर्ब्स ही होते हैं जो नाउन के तौर पर यूज हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लव प्लेइंग फुटबॉल, आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल, ठीक है, ये जायरेंट्स और इंफिनिटिव्स हैं जो एक्शंस को नाउन के तौर पर बयान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लव प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल यहाँ पे नाउन यूज हो रहा है। आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल, यहाँ पे भी नाउन यूज हो रहा है। इसमें भी बात आती है कि जब भी आपने सब्जेक्ट्स के तौर पर, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस के तौर पर या कॉम्प्लीमेंट्स के तौर पर यूज करना हो, तब आप जायरेंट्स एंड इंफिनिटिव्स का यूज करते हैं। फिर है डेली शॉर्ट सेंटेंसेस। ये आपको जब पीडीएफ मिलेगा, यू हैव टू रीड इट। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट सिनेरियोज ऐड किए हैं, जैसे ग्रीटिंग्स के सिनेरियो, ग्रोसरी शॉपिंग के सिनेरियो ऐड किए हैं। उसके बाद फिर बार्बर शॉप के, स्ट्रेंजर, और इस तरह एडिशनल कॉन्वर्सेशन मैंने ऐड की है। यू हैव टू गिव इट अ शॉट, आपने इसको जरूर पढ़ना है। फैमिली वोकैबुलरी क्या है, इस ये आपने जरूर पढ़ना है, इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल रहेगा फॉर योर स्पोकन इंग्लिश। ये आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन के ऊपर स्क्रॉल डाउन हो रहा है। और ये फिर वोकैबुलरी एडवांस 50 वर्ड्स हैं जो इसके मैंने मीनिंग भी लिखे हैं। यू हैव आल्सो हैव टू लुक ऑन देम, ठीक है। और ये एडवांस वोकैबुलरी है, आपने इनको भी देखना है। और फिर हमारे पास बात आती है इडियम्स एंड फ्रेजेस की। इडियम एंड फ्रेजेस ये फिगरेटिव लैंग्वेज होते हैं, और आप इसको फिगर पढ़ना है, फिगर नहीं पढ़ते, फिगर पढ़ते हैं इसको, ठीक है। इसमें जब आप अपनी बात को इन्हांस करने के लिए आप इसको यूज कर रहे होते हैं, ओके। फिर हमारे पास बात आती है इडियम एंड फ्रेजेस की। आप इनको पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। और ये मैंने अकॉर्डिंग टू योर लाइफ सिनेरियोस और डेली लाइफ सर्कमस्टांसेस मैंने ऐड किए हैं। आप ये देखें 50+ है, तो आपने जरूर जरूर इनको यूज करना है इन योर डेली कन्वर्सेशन टू मेक योर कन्वर्सेशन जस्ट लाइक अ प्रो। अब क्लॉक टाइम्स हम देख लेते हैं। अगर हम उर्दू की बात करें, हम कहते हैं 1 बज गया है, 1:15 हो गया है, 1:30 बज गया है, 1:45 हो गए हैं, 2 बज गए हैं। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? 1 o'clock, 1:15, 1:30, 1:45, 2 o'clock, इट्स ओके। लेकिन अगर हमने एडवांस इंग्लिश सीखनी हो, देन हम क्या कहेंगे? अगर तो पूरे 11 बज गए हैं, पूरा 1 बज गया है, पूरे 12 बज गए हैं, तब आप उसके साथ शार्प लगाएंगे। इट्स 11 शार्प, इट्स 1 शार्प। 1 o'clock भी कह सकते हैं, शार्प यूज करें वो ज्यादा अच्छा लगेगा। 3:15 हो गए हैं, 3:15 हो गए हैं, 3:15 कह लें, इट्स ओके। 3:15 कह लें, वो अच्छा है, ठीक है। 1/2 जब 1:30 बज जाता है, 2:30 बज जाते हैं, 3:30 हो जाते हैं, फिर क्या कहेंगे? 11:30 कहेंगे। 11:30 भी कह सकते हैं, 3:30 कह दें, 11:30 कह दें, ठीक है। लेकिन 11:30 कह दें, 3:30 कह दें, वो भी ठीक है। 1/4 जब दूसरे घंटे से पहले 15 मिनट बच गए हो, जैसे 3:45 हो गए हैं, यानी कि 3:45 है, 4 बजे में 15 मिनट रह गए, क्या कहेंगे? 1/4 to 4। 3:45 भी कह सकते हैं, 1/4 to 4 भी कह सकते हैं, 1/4 to 2, 1/4 to 1, डिपेंडिंग ऑन योर सर्टेन टाइम। अब हम मील्स की बात करते हैं। सनराइज से लेकर दोपहर 12 बजे तक हमारे पास टाइम होता है ये मॉर्निंग का। सनराइज के बाद मॉर्निंग का टाइम होता है। उसके बाद फिर नून होता है, फिर आफ्टरनून होता है 4 बजे तक, फिर इवनिंग होता है जो 8 बजे तक चलती है, या 9 बजे तक आप इसको लेके जा सकते हैं, फिर 9 बजे तक आपके नाइट आ जाती है, ओके। जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं, टिपिकली ये डे मील होता है, और ये आप 10 बजे तक करते हैं।
10 बजे से लेकर 12 बजे तक आप क्या करते हैं, लंच करते हैं। और ये ब्रेकफास्ट लंच का कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम ब्रंच कहते हैं। और यूजली आपने देखा होगा स्कूल एंड कॉलेजेस के अंदर 11 बजे की ब्रेक होती है। पूरी दुनिया में 11 बजे कुछ ना कुछ खाया जाता है, उसको हम 11 कहते हैं उस मील को। ठीक है। लंच मिड डे मील होता है, लाइक 12 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक, वो आपका लंच होता है। 4 बजे की चाय यूजली शाम को लोग पीते हैं, उसको हम टी कहते हैं। डिनर, डिनर आपका मील ऑफ द डे होता है जो आप इवनिंग में करते हैं, लाइक 6 से लेकर 8 बजे तक डिनर करते हैं। ठीक, आप उसको डिनर कह रहे होते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप जब बाहर जाके कुछ खाना खाते हैं रात को उसको डिनर कहते हैं, और जब घर के अंदर करते हैं उसको सपर कहते हैं। अगर आप रात 8 बजे के बाद खाना खाते हैं ना, रात 10 बजे तक, तो उसको हम सपर कहते हैं। ओके। फिर बात आती है प्रोनाउंसिएशन ब्रिटिश एक्सेंट की। जिस तरह अभी हमने फोनेटिक्स की बात की थी, मैंने कुछ आपको रूल्स बताए थे, किस तरह आप एक वर्ड को ब्रेक डाउन करना है, किस तरह से आपने स्ट्रेस करना है। ये उस वही बात है। अब आपने प्रोनाउंसिएशन सीख ली। अब आप ये आपने सोचना है कि हाउ टू गेट अ ब्रिटिश एक्सेंट। हमेशा याद रखें कि कुछ भी चीज फाइनल नहीं होती, कुछ भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होती। हम नेटिव नहीं है, we have to just nearer to that. Okay, and they're not gonna shoot us कि अगर हम this accent नहीं बोल सकते, लेकिन we have to try our best. We have our own accent. You don't have to be look like a uh, just like a unnatural voice artist. Okay, इस तरह आपने कुछ भी नहीं करना कि आप जानबूझ के कोई बात निकाल रहे हैं या पाउट बना के बोल रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो आपकी नेचुरल वॉइस है, जो आपकी नेचुरल टोन है, जस्ट यू हैव टू गो फॉर इट। अब हम कुछ बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रिटिश एक्सेंट की। ब्रिटिश एक्सेंट का जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आर यूजली प्रोनाउंस नहीं होता। जो एट द एंड ऑफ द वर्ड होता है ना, एट द एंड ऑफ द वर्ड आर प्रोनाउंस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल खा, इसको हम खार नहीं कहते, इसको खार कहते हैं। और यूजली ब्रिटिश में लॉन्ग वोवल्स चलते हैं, जैसे बात, ओके, कैट, इस तरह के। और फिर टी को हम से बिल्कुल साइलेंट कर देते हैं, जैसे बॉटल और बर्ड। और फिर हम पिच हम अपने डिफाइन कर रहे होते हैं, एट द एंड ऑफ क्वेश्चन होता है ना, हम उसमें पिच बढ़ा देते हैं। यू आर गोइंग टू द पार्टी, यू आर गोइंग टू द पार्टी, यू आर गोइंग टू द पार्टी, इस तरह का है। और फिर कुछ और होता है जो इंसर्ट होता है बिटवीन द वर्ड्स, बिटवीन द एंड ऑफ द वर्ड्स, कि अगर एक वर्ड है ना वो वॉवल के ऊपर एंड हो रहा है, और जो दूसरा वर्ड है वो भी वॉल से स्टार्ट हो रहा है। एक वर्ड वॉल पे एंड हो रहा है, जैसे लॉ। अब इसमें ओ साउंड है, ये ला नहीं है, इट्स लॉ। ठीक है। और जो दूसरा है, दूसरे के अंदर क्या है, दूसरा भी वॉल है, लाइक ओ, ऑर्डर। तो इसमें हम आर लगा दें, लाइक लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। यू साउंड मोर लाइक ब्रिटिश। फिर इसको ब्रिटिश एक्सेंट को आप डेवलप कैसे करेंगे? इट्स नॉट डेवलप, इट्स डेवलप, डेवलप। ओके, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। इसमें फिर आप वो शिफ्ट कर सकते हैं कि आप अमेरिकन और ब्रिटिश का आपस के अंदर जो कंपैरिजन है वो सुन सकते हैं। अगर आपने ब्रिटिश इंग्लिश सीखनी है, गो फॉर बीबीसी। और अमेरिकन सीखनी है, गो फॉर CNN। फिर सॉफ्ट की और नॉन रोटी का जैसे हमको मैं बात की, आप उसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, डिफरेंट पिचेस को मिमिक करने की ट्राई करें, ब्रिटिश स्पीकर्स को मिमिक करने की ट्राई करें, प्रोनाउंसिएशन गाइड यूज करें, रीडिंग शो करें। ठीक है, इस तरह करके आप ये सीख सकते हैं। और फिर बात आती है टंग ट्विस्टर्स की। टंग ट्विस्टर आपके पास जिस तरह उर्दू में हमारे पास होते हैं, ये हमारी रवानगी फराहम कर देते हैं। आपने इनको पहले आहिस्ता पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, Peter Piper picked up a couple pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If the Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where is the peck of pickled peppers Peter Piper picked? आपने तो भी दफा पढ़ लिया, आपको समझ आ गया कि आपने क्या पढ़ना है। Then you have to make it fast. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If the Peter Piper picked a peck of pickled peppers, with the peck of pickled peppers Peter Piper picked. She sells seashell by the seashore. The seashells are surely seashells. So if she sells she's on the seashore, I'm sure she sells seashore shells. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? He would chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck would chuck wood. Betty bought some butter, but she said the butter is bitter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter, but a bit of batter butter will make my batter better. Okay?
इस तरह आपने काफी फन एक्टिविटी है ये। so you have to give it a shot again, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, you have to practice a lot. And I have burned the midnight oil in organizing all the stuff and researching for you, और मैंने बहुत मेहनत से इसको तैयार किया है, तो इंशाल्लाह आई होप कि ये आपकी जरूर काम आएगा। फिर कॉमन मिस्टेक्स एंड एरर्स को हम देख लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, शी गो टू स्कूल और शी गोज टू स्कूल, ठीक है, शी गो टू स्कूल नहीं होता, शी गोज टू स्कूल। फिर रॉन्ग टर्न, आई सीन द मूवी नहीं होगा, आई सॉ द मूवी होगा। मैरिड के साथ यूजली कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगती, ठीक है, लेकिन अगर लगानी भी है तो टू लगाएंगे। और अगर जब आप एक नेगेटिव बात बोल चुके हैं तो दूसरी नेगेटिव बात, दूसरे में एक सेंटेंस में दो नेगेटिविटीज ऐड नहीं करेंगे। आई डोंट नीड नो हेल्प, यानी मुझे मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, इस तरह नहीं होगा। आई डोंट नीड एनी हेल्प, मुझे मदद नहीं चाहिए, ठीक है। और शी नेवर लिसन्स मी, शी नेवर लिसन टू मी। शी इज द बेस्ट फ्रेंड, नो शी इज द बेस्ट फ्रेंड, बाय, क्योंकि हम स्पेसिफिक है स्टूडेंट के बारे में। आई हैव मच बुक्स, आई हैव मैनी बुक्स, जब आप किस चीज को कलेक्ट काउंट कर सकते हैं वो मैनी होता है, नहीं काउंट कर सकते वो मच होता है। और अगर कंपैरेटिव्स और सुपरलेटिव्स, ये मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर तो छोटे छोटे वर्ड्स है ना, जैसे टॉल का टॉलर, स्मॉल का स्मॉलर, इस तरह करके, तो उन छोटे वर्ड्स का कंपैरेटिव होगा, सो सुपरलेटिव होगा। और जो लार्जर वर्ड्स हैं उसके लिए आप मोर यूज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, शी इज मोर टॉलर देन हिम, नो, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर हो सकता है, शी इज टॉलर देन हिम हो सकता है। अब लेस, she has less friends or she has fewer friends, no, she has fewer friends, ठीक है। फिर बात आती है me and him, no, he and I, she made me to cry, no, she made me cry। अगर तो आपने it is की बात करनी है ना, तो आप apostrophe के साथ it's लगाएंगे, it is raining, it's raining। और जब आप किसी चीज की तरफ इशारा करेंगे इसका ये है, तो आप it's यूज करेंगे। All right. He ran quick. No, adverb like he ran quickly. She has two childs. No, child singular है, children plural है, she has two children। जब आपने यू आर करना है तो आप उस वक्त अपोस्ट्रोफी वाला यूज करेंगे। जब आपने करना है आपका या तुम्हारा, फिर आप योर का यूज करेंगे। जब आपने करना है कौन है ये, तो आप हु यूज करेंगे। क्या किसका बात करें तो हम whom यूज करेंगे। She sings beautifully the song, she sings the song beautifully। आपने इसका भी ख्याल रखना है। और यूजली ये यूज करें कि आप गुड की जगह वेल ही यूज करें। बिटवीन यूज होता है दो के दरमियान, और अगर दो से ज्यादा की आप बात कर रहे हैं तब आप अमंग यूज करेंगे। फिर बात आती है फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश की। जब आप बहुत रिलैक्स एनवायरनमेंट में हैं तब आप इनफॉर्मल इस्तेमाल करते हैं, उसमें कितना ग्रामेटिकल एरर्स का भी खदशा नहीं होता, आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, लाइक अपने फ्रेंड्स और फैमिली के अंदर। लेकिन फॉर्मल के अंदर आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट ग्रामेटिकल रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं। स्लैंग वर्ड जैसे प्रो, स्ले, ठीक है, डॉग, इस तरह के आप चीजें को यूज नहीं करते। यहाँ पे एक डिटेल लिस्ट है फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश की, इसमें वोकैबुलरी भी दी गई है, लाइव सिनेरियोज भी दिए गए हैं, यू हैव टू रीड देम। देखें स्क्रीन में आपके पास स्क्रॉल हो रहा है, इसका कंपैरिजन भी मैंने दिया है कि किस तरह फॉर्मल फॉर्मल इंग्लिश आपस के अंदर करती है डिफरेंशिएट। फिर फॉर्मल वोकैबुलरी भी है और इनफॉर्मल वोकैबुलरी आपके पास है, आप इसे देखना है, ठीक है। फिर हम होमोग्राफ्स, होमोफोन, हेट्रोनिम्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना आपके पास कि जो बिल्कुल सेम लगते हैं, साउंड सेम करते हैं, लेकिन राइटिंग भी डिफरेंट होती है, उनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है, मीनिंग भी डिफरेंट होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम होती है। लाइक टू और टू, एक का मतलब भी है और एक का मतलब दो है। लाइक बेयर एंड बेयर, बेयर एंड बेयर, लाइक पेयर, ओके, जिसको हम पेयर कहते हैं, पेयर नहीं, वो पेयर होता है। एक होता है पेयर जोरा और एक होता है पेयर जो आपके पास फ्रूट है। हेट्रोनिम्स या हेट्रोफोन्स जिसको हम कहते हैं, ये इनके स्पेलिंग तो सेम होते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है। लाइक लीड और लेड, एक लीड होता है गाइड करना, एक लेड होता है मेटल, एक होता है टीयर जो आपका आंसू का कतरा होता है, एक होता है टेयर किस चीज को करना, फाड़ना। और अगर पास में जाएंगे तो आप तोड़ का यूज करेंगे। होमोग्राफ्स होते हैं ये स्पेल्ड, जो इनकी स्पेलिंग होती है वो सेम होती है,
लेकिन डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकती, और मीनिंग डिफरेंट इसका हमेशा होता है। ठीक है, इसमें हर कैटेगरी के एग्जांपल लाइक एट एंड एट, बाय सेल सेल, हियर, नाइट नाइट, नो नो, पेयर, राइट सी सी, टू, लेट, हियर, एक लेट है, एक लीड है, क्लियर है, विंड और विंड दोनों है, एक विंड और वाइंड, इस तरह से बो, रो, लाइव और लेव, इस तरह आपने इसको देख लेना है। अब हमेशा पास्ट टेंस में भी आर ई ए डी होता है, लेकिन आपने उसको रीड करना है, और अगेन आप कंटेक्स्ट को देखेंगे कि कंटेक्स्ट आपको क्या बता रहा है, फिर आप उस हिसाब से रेड या रीड को प्रोनाउंस करेंगे। एक होता है मिनट, एक होता है माइन्यूट, एक होता है बास। ठीक है, अब कुछ लोग इसको बेस भी कहते हैं, कुछ लोग बास भी कहते हैं। आपके पास मजीद एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। और फिर एडवांस इंग्लिश वोकैबुलरी है, डेली कन्वर्सेशन में हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम टायर्ड, आई एम बिजी, उसके लिए मैंने आपको डिफरेंट सिनेरियोज के लिहाज से बेसिक और एडवांस वर्जन दिए हैं। यू हैव टू पिक एंड चूज देम फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गो, शैल वी प्रोसीड, इट्स raining a lot, it's pouring heavily outside, okay, can you repeat that, could you kindly reiterate that, इस तरह करके ये आप यूज कर सकते हैं। देख कितने ज्यादा है, जो भी आपका लास्ट है उसके लिहाज से मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। फिर आपके पास इनके बाद बात आती है डिफरेंट सिनेरियोज की। उर्दू टू इंग्लिश में हम बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी चीज़ पहले बता देना, मैं कहता हूँ मुझे ये चीज़ पहले बता देना, इसका मतलब होता है गिव मी अ हेड्स अप, गिव मी हेड्स अप व्हेन यू आर अबाउट टू लीव, लेने के देने पर जाना, ब्लो अप इन वन स्पेस। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे ना कि कुछ ईडियम्स मैंने साथ साथ दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होते चले गए, इस दूर होते चले जाना, ड्रिफ्टेड अपार्ट। कितने अफसोस की बात है, हम ना चाहते हुए भी गलत फहमियों की वजह से एक दूसरे से दूर हो गए। कोई बात नहीं, अब मिले हैं तो उस गलती को सुधारते हैं। इट्स सच अ शेम us drifting apart despite not wanting to, all because of a few misunderstanding. Oh well, now that our paths have closed again, let's right this wrong. अब दोबारा मिले हैं, let's now our paths have closed again. ठीक है, तो इसमें भी idioms और phrases हैं, आपने इसको देख लेना है। नजर लग जाना, has been jinxed, कि हमारे रिश्ते को लगता है नजर लग गई है। It seems our relationship has been jinxed. तुम हमेशा अपने काम को सबसे ऊपर रखता है, तुमने हमेशा अपने काम को सबसे ऊपर रखा है। You have always put your work ahead of everything and everyone else. It's no wonder we have drifted apart. नाक में दम करना, get up someone's nose. ठीक, तुम्हारी बेवकूफी पे मैं हैरान हूँ, your stupidity blows me away. मुझे उससे निकालना पड़ा, I had to do away with him. शुक्र है पीछा छूटा या जान छूटी, good riddance. तो इस तरह भी है ये सारे, क्योंकि अभी आप देखें 10 पेजेस और हैं इसके अंदर। So okay dear, so that's all for today, and this was our last episode in this course. I hope you really enjoyed it, and कुछ ना कुछ आपने जरूर सीखा होगा। इंशाल्लाह we'll meet in next session. Till then, take care of yourself. Jazakallah khairan kathira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.